अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास यूनिट नंबर 5 का थर्ड टॉपिक है जो कि है कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो सबसे पहले हम कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कॉलोनिज्म हमारे पास क्या होता है, इम्पीरियलिज्म क्या है। कॉलोनिज्म हमारे पास होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जब अगर यूरोप की एक मिसाल दी जाए तो यूरोप के लोग जब एक जगह से दूसरी जगह आए तो वहाँ के जो रहने वाले लोगों के अंदर जो फैसिलिटीज़ पाई जाती थी, जो खूबियाँ थी, उनको यूटिलाइज़ करके जो फर्दर डेवलपमेंट्स आगे मज़ीद डेवलपमेंट हुई। और वहाँ पे जो हुक्मरान थे वो उनका मतलब उन हुकूमत तो हुक्मरानों की थी, लेकिन जहाँ वहाँ के रहने वाले लोग वो यूरोप के नहीं, वो यूरोप के वहाँ के मतलब उनके रिलीजन से बिलॉन्ग नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे नाम किनका होता था, वहाँ के हुक्मरानों का। तो ये कॉलोनियलिज्म में आ जाता है। कॉलोनियलिज्म ये होता है कि किसी के काम का क्रेडिट खुद लेना, वो हमारे पास बगैर किसी मेहनत के वो कॉलोनियलिज्म में आ जाता है। और इम्पीरियलिज्म आती है कि अपनी चीज़ को मतलब नॉर्मल जो लोग काम कर रहे होते थे वो ज़्यादा आगे बढ़कर या बढ़ चढ़कर उसमें नहीं कहते कि सिर्फ हमारा ही काम ठीक है, बाकी इर्द-गिर्द करने वाले वो ठीक से काम नहीं कर रहे, या इस तरह का उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाता था। ये हमारे पास कॉलोनिज़्म आ गया था, जैसे ये तब इंट्रोड्यूस करवाया गया जब यूरोप के लोग जो हैं वो साउथ एशिया में वहाँ पे गए, साउथ एशिया की तरफ गए। और मोस्टली वहाँ पे जैसे डिफरेंट वहाँ पे सल्तनत और कंट्रीज़ डेवलप की गई थी। जैसे ब्रिटिश हो गए, इटालियन हो गए, उसके अलावा फ्रेंच हो गए। इन तमाम लोगों ने जो वहाँ पे काम सरअंजाम देते थे, काम करते थे, वो बेसिकली यूरोप की डेवलपमेंट के अंदर आता था, जो कि कॉलोनिज़्म में इन्वॉल्व होते थे। मतलब कॉलोनिज़्म में आते थे वो लोग कि काम कोई और कर रहा होता था, लेकिन उनका जो क्रेडिट था बगैर किसी मेहनत के वो दूसरे लोग लेते थे। तो वो हमारे पास आ जाता है कॉलोनिज़्म में। अब यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुई, डिफरेंट बेस के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई, तरक्की वहाँ पे लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की की तरफ गए और वहाँ पे डिफरेंट चेंजिंग्स आई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग्स थी वो समुंदर के इस्तेमाल की वजह से हुई थी। समुंदर का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किस तरह से किया क्यों किया? क्योंकि जो यूरोप है, अगर आप देख लें मैप के ऊपर, अगर मैप में देखें तो इस साइड पे यूरोप और एशिया जब था वहाँ पे कॉन्टिनेंट और एशिया, उस साइड उसकी एक साइड पे सारा जो है वो सी पाया जाता था। समुंदर की वजह से वहाँ पे जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो पहले से ज़्यादा हो गया। ट्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा हुआ, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने का जो रास्ते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुए और आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा हुए। इनमें आगे मतलब कॉलोनिज़्म के आगे कॉलोनिज़्म इम्पीरियल के अंदर हमारे पास फर्दर टॉपिक आ जाता है कि उसकी डेवलपमेंट, यूरोप की जो डेवलपमेंट है वहाँ पे किस तरह से हुई। फर्स्ट हमारे पास आ गया एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन को हम एज ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसको एज ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली डेवलपमेंट जो है यूरोप के अंदर वो किसकी सेंचुरी के अंदर हुई, वहाँ पे 11th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक मेनली डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन जो आपकी बुक्स में मेंशन है वहाँ पे आ रहा है हमारे पास बुक्स के अंदर कि 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक डेवलपमेंट हुई, एक्सप्लोरेशन हुई, यूरोप की मज़ीद एक्सप्लोरेशन हुई और दुनिया ने आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद तरक्की की तरफ वो गामज़न हुए। और जो आज भी मुल्क में आज डिफरेंट पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की नज़र आ रही है, वो ज़्यादातर इसी 12 और 13 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक ही हुई थी। और जिसकी वजह से आगे वो चीज़ें जो हैं वो रिनोवेशन की तरफ, मतलब एक से दूसरी चीज़ और रिसाइक्लिंग, रिनोवेशन और उसी को देखकर नई चीज़ें दरियाफ़्त करना, उसकी तरफ मूव ऑन हुए। यूरोप में सबसे ज़्यादा सी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि उसकी एक साइड पे जो हमारे पास वेस्ट साइड थी वहाँ पे ज़्यादातर समुद्र पाया जाता था, इसलिए वहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा हुआ। दे इंक्रीज ट्रेडिंग सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहले से ज़्यादा हो गया।
अब फर्दर हम पढ़ेंगे कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर फर्दर आगे कौन कौन से साइंटिस्ट और कौन कौन से वॉयज आते हैं जिन्होंने फर्दर डेवलपमेंट की। वॉयज मींस कि जिन्होंने सफ़र किया और जियोग्राफिकली डिफरेंट डेवलपमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई। वॉयज हमारे पास आ जाता है सफ़र में, ट्रैवल। और बेसिकली जो हम आगे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर डिफरेंट उन लोगों के नाम पढ़ेंगे, वो फेमस लोग जिन्होंने डिफरेंट एक्सप्लोरेशन वॉयज के जरिए इंट्रोड्यूस करवाए। सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्टली इसमें आ जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये 1451 सीई से लेकर 1506 सीई तक रहे। 1451 से लेकर 1506 तक रहे और इन्होंने मेनली 4 वॉयज जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। मतलब इन्होंने 4 तरह के सफ़र किए और ज़्यादातर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो इन्होंने दरियाफ्त किया था। मोस्टली वॉयज ऑन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में जो मेनली वहाँ पे डिफरेंट आया, वहाँ पे चेंजिंग्स आई, वो क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से आई थी। इन्होंने 4 वॉयज इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है वास्को डा गामा। वास्को डा गामा जो है ये 1460 में पैदा हुए और इनकी डेथ 1524 के अंदर हुई। 1460 से 1524 तक इनकी डेथ हुई। उसके अलावा वास्को डा गामा ने ज़्यादातर जो एशियन यूरोप कंट्रीज़ थी उनको डेवलप किया कि वहाँ पे जो हमारे पास इंडियन आ गया, एशिया आ गया, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ आ गई, वो तमाम का जो सफ़र था, जो जोग्राफिकल वे था कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं, इनमें कौन कौन से रास्ते जो थे, न्यू चीज़ें डेवलप की, किसके थ्रू? बाय सी, समुंदर के जरिए जो नए रास्ते थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। वास्को डा गामा बाय वेस्टर्न इंडिया, ईस्ट एशिया, ये तमाम रास्ते, तमाम वॉयज के थ्रू इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए बाय सी, के समुंदर के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ गया जॉन कैबट। जॉन कैबट जो है ये 1450 के अंदर पैदा हुए और 1499 में इनकी डेथ हुई। 1450 में पैदा हुए, 1499 के अंदर इनकी डेथ हुई। उसके अलावा इन्होंने मेनली जो था इंडिया का रास्ता वो इंट्रोड्यूस किया कि यूरोप से लेकर, अगर यहाँ पे हमारे पास यूरोप पाया जाता था और इस साइड पे सारा सी था, तो यूरोप से सी के थ्रू, मतलब यूरोप के यहाँ इस कॉन्टिनेंट से लेकर आगे सी से सारा रास्ता जो है वो किस तरह से तय किया जाए टू ऑन इंडिया तक पहुँचने तक, ये इन्होंने मेनली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था सी के थ्रू। इंट्रोड्यूस यूरोप टू, मतलब यूरोप से इंडिया का जो सफ़र था वो जॉन कैबट ने इंट्रोड्यूस कराया था बाय सी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ वन इज जेम्स कुक। जेम्स कुक जो है ये 1728 के अंदर पैदा हुए और 1779 के अंदर इनकी डेथ हुई। जेम्स कुक जो है ये 1728 में पैदा हुए, 1779 के अंदर डेथ हुई। और इसके अलावा इन्होंने भी डिफरेंट रास्ते इंट्रोड्यूस करवाए थे डिफरेंट जियोग्राफिकली वॉयज के थ्रू। लेकिन ज़्यादातर जो इन्होंने जेम्स कुक ने ज़्यादातर वहाँ के जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के आगे डेवलपमेंट की थी, ब्रिटिश को आगे फर्दर इन्होंने वहाँ पे तरक्की की और वहाँ पे ब्रिटिश के जो इर्द गिर्द ट्रांसपोर्टेशन के जो सिस्टम थे, ट्रैवलिंग के जो सिस्टम थे, उनको बेहतर बनाने की कोशिश की थी।
ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह फिफ्थ पेड्रो अल्वार्स कैब्राल। इन्होंने ये 1467 के अंदर पैदा हुए, 1520 में इनकी डेथ हुई। उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि इटली हो गया, इटली, यूरोप, ब्राज़ील, इनमें जो जियोग्राफिकल चेंजिंग्स आई थी, इटली, यूरोप, ब्राज़ील के अंदर जो जियोग्राफिकल चेंज आया था वो पेड्रो अल्वार्स के थ्रू आया था। इससे डिफरेंट जो समुद्र के ज़रिए रास्ते थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रैवलिंग सिस्टम, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की और डिफरेंट रास्ते इंट्रोड्यूस करवाए, जिससे जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन पढ़ी कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर हमारे पास जो जियोग्राफिकल चेंजिंग्स थी वो किस तरह से आई और किस तरह से लोगों ने आगे डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन किया। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।